हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियन। सो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे बीए बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ के बारे में। तो ये आज हमारी क्लास थर्ड है बिजनेस लॉ की, जिसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। ये एक जर्नल स्टडी है इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसमें आपको कुछ मेन चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है आपकी नॉलेज के पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से और आपके पूरे कोर्स के पर्पज से। तो अब हम बात करेंगे जनरल स्टडीज में किसके बारे में, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो फुल्ली बना हुआ है किस चीज पे बेस्ड है, क्या क्या चीजें इसके अंदर और भी इंक्लूड की जाती हैं, किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट किया जाता है और बनाया जाता है। सो एज पर द जनरल स्टडीज कल हमने क्या पढ़ा था इसका, मैंने कल आपको इसके बारे में, इसके मीनिंग, इसकी डेफिनेशंस एंड क्या बताया था कि किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट को हम क्रिएट करते हैं, ये जाना था। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो क्या डिस्कस करेंगे आज हम कि एसेंशियल कौन कौन सी थिंग्स हमें चाहिए होती हैं एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो बात करते हैं विदाउट एनी डिले एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। सो क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हमें एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। मेक अ, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट से रफ करके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज उसे कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज नोइंग विच इज एग्रीमेंट। सबसे पहले एग्रीमेंट की जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका इन्हांसमेंट कहाँ से होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले कोई क्या करेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सबसे पहले नीड होगा हमें ऑफर चाहिए होगा। ऑफर भी बोलते हैं इसे, प्रपोजल भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये ऑफर दे दिया जाएगा और इसको कोई, जिससे भी वो ऑफर दे रहा है, एक पर्सन ए होगा जो पर्सन बी को ऑफर करेगा। अगर पर्सन ए का ऑफर पर्सन बी एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक्सेप्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे। तो अब जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों आ जाएंगे तो इनको मिला के क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा एग्रीमेंट। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या आ जाता है, क्या चाहिए होता है, एक एग्रीमेंट चाहिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट चाहिए होता है। एग्रीमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक प्रॉमिस करता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है किसी वर्क के लिए, और यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन देती है। क्या देती है, कंसंट्रेशन देती है अपने एग्रीमेंट को फुलफिल कराने का। ए पर्सन बी पर्सन को कुछ कंसंट्रेशन देगा ताकि वो उसकी एग्रीमेंट को फुलफिल कर सके। तो सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमें किस चीज की जरूरत होती है, एग्रीमेंट की जरूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, हमें एसेंशियल एलिमेंट जो चाहिए होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मेनली 9 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। कितने, 9 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए, कि पहले कोई प्रपोजल देगा, ऑफर की जगह कहीं कहीं आपको प्रपोजल भी मिलेगा लिखा हुआ। तो पहले कहीं ऑफर आएगा, फिर उसको एक पार्टी एक्सेप्ट करेगी, देन वो एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे राम हो गए और श्याम हो गए। ठीक है, राम ने श्याम से कहा कि आप मेरा एक लैपटॉप है जिसे आप 40,000 रुपए में सेल करा दीजिए। राम ने किससे कहा, श्याम से कहा, लैपटॉप सेल कराने के लिए। अगर आप मेरा लैपटॉप सेल कराएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपए या फिर 10%, जैसे उन्होंने कहा, राम ने श्याम से कहा कि ये राम है ये श्याम है, इन्होंने कहा इनसे कि अगर आप मेरा स्कूटर सेल कराएंगे तो मैं आपको जितने भी अमाउंट पे सेल करा रहा हूँ, कराओगे आप मेरा लैपटॉप, तो मैं आपको उसका 10% अमाउंट दूंगा, यानी कि 10% इसकी फी हो गया, उसकी कमीशन या फिर उसका कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, सो जब इन्होंने इनसे ये कहा और इन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फिर इन्होंने उसको सेल कराने के बाद उसको 10% क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया, बट 10% सॉरी क्या दे दी, उसकी फीस दे दी। बट फिर भी अगर शाम उनको लैपटॉप ना से उनकी जो फीस आई थी वो ना दे, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस आए जो उनका प्रॉमिस था वो ब्रेक हो जाए, यानी कि जो एग्रीमेंट था वो ब्रेक हो जाए, तो क्या करा जाएगा उस केस में,
तब उस कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो प्रोमिसेस ब्रेक ना हो, इसीलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स को जनरेट किया जाता है। एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि जब दो पार्टी एक दूसरे से किसी वर्क को करने के लिए प्रॉमिस करती है और वो प्रॉमिस फुलफिल किया जाए, उसके बीच में कोई ऐसी चीज ना हो कि वो प्रॉमिस पूरा ना हो, अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए उस केस में? उस केस में करने के लिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स बनाए गए हैं, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। कैसे? क्योंकि कभी हम किसी के यहाँ जाके कुछ सेल करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हैं। तो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट ना बने, तो उसके लिए कुछ एक्ट्स बनाए जाते हैं जिनको एक लॉ के द्वारा क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है कि आपको इन्हें पूरा करना ही होगा, ताकि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो सेम जब एक कंसिडरेशन देने की बात हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। ऑफर आता है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं पर्सन, ए पार्टी बी पार्टी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी, तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। अब जो ये एग्रीमेंट बनता है, इसके बाद इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो 9 मेन चीजेस हैं, मेन थिंग्स हैं जो हमें चाहिए होती है एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में डेवलप करने के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एवरी एग्रीमेंट कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट, बट जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट नहीं होती है। किस लिए नहीं होती है, अभी आगे इस बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। सेकंड थिंग क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे जो ए पार्टी और बी पार्टी होती है, इनकी क्या इंटेंशन होती है कि आप एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें, यानी कि कोई भी ऐसा किसी भी ऐसे काम का कॉन्ट्रैक्ट ना करें जिसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी ही ना दी हो कि आप ये काम कर सकते हैं। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो किसी लीगल वर्क के लिए हो, अगर वो वर्क ही इलीगल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड देगी ही नहीं, वैलिड करार ही नहीं करेगी, क्योंकि वो वर्क ही इलीगल है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से वर्क आते हैं, जिसमें लीगल इंटेंशन होता है, लीगल रिलेशनशिप होता है। अगर आप किसी का कोई पर्टिकुलर आइटम सेल करने के लिए कह रहे हैं, कुछ अच्छा आइटम जिससे किसी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो वो लीगल रिलेशनशिप में आ जाएगा। बट अगर आप किसी को ड्रग की सप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, किसी का मर्डर करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो एक लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा, ना ही वो एक लीगल रिलेशन होगा, उसमें कोई लीगल चीज होगी नहीं, इसलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट, फ्री कंसेंट, यानी कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे, उसमें एक पार्टी और दूसरी पार्टी का फ्री कंसेंट होना चाहिए। कोई भी पार्टी किसी पे भी किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं करेगी। यानी कि अगर राम ने श्याम से कहा कि आप मेरा काम करा दीजिए, तो राम के काम को कराने में श्याम बिल्कुल फ्री होने चाहिए कि हाँ मैं करा दूंगा आपकी, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर उनको कोई इशू है, श्याम को कोई इशू है राम के काम कराने में, तो यानी कि उन दोनों में से किसी एक पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है, और जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होता है वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? सेकंड थिंग क्या है, कॉम्पिटेंट पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज इक्वल होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के ऑफर एक्सेप्टेंस को क्या करें, अग्री करें। जब दोनों के ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्री करेंगे और एक एग्रीमेंट बनेगा, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस आगे कंटिन्यूअस रहेगा। अदरवाइज कॉम्पिटेंट पार्टीज नहीं होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की इसकी रिमेन 4 टॉपिक्स की। कौन कौन सी चीज, ये मैंने 4 चीजें बताई कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा तो हमारा एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट बनने के बाद उसमें लीगल रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि वो लीगल वर्क होगा तो ही लीगल रिलेशन बनेगा। थर्ड थिंग इज फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टी फ्री हो डिसीजन लेने में, किसी के ऊपर कोई प्रेशर ना करना पड़े। कॉम्पिटेंट पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए इक्वल हो, कोई किसी के ऊपर प्रेशर ना कर सके। 2 पार्टीज का होना जरूरी होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और कौन सी चीज की नीड होती है हमें इसके बाद हमें चाहिए होता है लॉफुल कंसेंट्रेशन। लॉफुल कंसेंट्रेशन जानते हैं क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ क्या है हमारे, देखिए इसके बाद क्या बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट की, हम इसमें देखेंगे फ्री कंसेंट के बाद देखा था कॉम्पिटेंट पार्टीज। अब इसके बाद है लॉफुल कंसेंट्रेशन, यानी कि जो भी आप वर्क करेंगे, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जो भी आपने एग्रीमेंट किया होगा, वहां पे लॉ का यानी कि गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट की सहमति उसमें होनी चाहिए। कंसंट्रेशन मतलब कि वहां पे वो लोग परमिशन दे दे, गवर्नमेंट यहाँ परमिशन दे दे कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका जो अग्रीमेंट है वो एक वैलिड अग्रीमेंट है। अगर लॉफुल कंसंट्रेशन होगा तभी उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ सहमति दे दी है कि हाँ आपका वर्क क्या है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल लॉफुल है, इसमें कोई इलीगल प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर क्या है लॉफुल ऑब्जेक्टिव, कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं
वो लीगल वर्क होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर लॉफुल ऑब्जेक्टिव हो तभी कहलाएगा जब वो लीगल वर्क होगा। अगर वो इलीगल वर्क होगा तो वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव में कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्टिव मतलब कि एकदम कानूनी कार्य होना चाहिए, उसका जो उद्देश्य हो बिल्कुल लॉफुल हो, इसके अलावा उसका कोई मोटिव ना हो कि किसी को किसी चीज से हार्म हो। फिर क्या है, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर बाय वॉइड, यानी कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस नहीं करा होना चाहिए, वो डिक्लेयर ना हो कि वो वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि उसको वर्जित ना किया गया हो। वर्जित का मतलब क्या होता है कि कोई गैर कानूनी काम होगा तो उसे वॉइड कह देते हैं, यानी कि अगर कोई गैर कानूनी कार्य है या कोई एग्रीमेंट है जो इलीगल है तो उसको क्या बोल देंगे, वॉइड बोल देंगे। इलीगल वर्क को ही क्या बोलते हैं हम, वॉइड बोलते हैं, यानी कि जिसकी परमिशन दी ही ना हो गवर्नमेंट ने, अगर उसे गवर्नमेंट गैर कानूनी, वॉइड का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी, यानी कि इलीगल वर्क है। इलीगल वर्क है इसीलिए उसको डिक्लेयर कर देंगे अगर वॉइड, तो वो एक एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अगर एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है, तो यानी कि इट्स ओके, वो आगे लीगली वर्क को कर सकते हैं। बट अगर उसे डिक्लेयर कर दिया गया है वॉइड, तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी हो कि उसे डिक्लेयर नहीं किया गया हो वॉइड। अगर डिक्लेयर कर देंगे कि वॉइड है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, फिर क्या है, सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, जो भी आप वैलिड जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं, तो उसमें निश्चितता होनी चाहिए। सर्टेनिटी मतलब कि फिक्स होना चाहिए, कि फिक्स होना चाहिए और संभावना होनी चाहिए कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकेंगे, उसको परफॉर्म कर पाएंगे, इसीलिए आप लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि दो में से कोई एक पार्टी क्या कर देगी, पीछे हट जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से। इसीलिए कहा है कि सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटीज दोनों होनी चाहिए परफॉर्मेंस को फुल, एग्रीमेंट को फुल करने की और एग्रीमेंट को परफॉर्म करने की। फिर क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या आएगा, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज में भी नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा इधर लिख देती हूँ यहाँ से। लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ से रफ करके हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद ब्लैक से ही मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे समझने में। शुड आई रफ दैट सहमति, तो इसको आप दोबारा लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, लीगल फॉर्मेलिटीज। हम अपने राम को भी रफ कर देते हैं क्योंकि राम को रफ करना यहाँ जरूरी है। राम, अब आप चलिए जाइए यहाँ से, आपका काम हो गया है, हमने आपके बारे में समझ लिया है कि क्या ऑफर और क्या एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, अब हम यहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज को आपकी जगह दे रहे हैं। ठीक है, सो लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या कहा गया है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो लीगल होना चाहिए, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज, सारी जो उसमें प्रोसेस होगा वो लीगली होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें कुछ भी इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया बच्चों, आपको 9 टर्म्स थी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की, जिसमें हमारी टर्म नंबर 1 क्या कह रही थी कि अग्रीमेंट होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, इंटेंशन होना चाहिए क्रिएट करने के लिए लीगल रिलेशनशिप। देन था फ्री कंसेंट होना चाहिए कि कोई भी पार्टी किसी भी ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर रही है तो दोनों पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों में से कोई भी किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं करेगा, कोई किसी तरीके की धमकी नहीं देगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था हमारा, कॉम्पिटेंट पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, एक दूसरे की बात को अग्री कर रही होनी चाहिए, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जा सकता है। फिर इसके बाद क्या था, लॉफुल कंसंट्रेशन की, वहां पे हमें गवर्नमेंट की सहमति मिल जानी चाहिए हमारे वर्क के लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लॉफुल ऑब्जेक्टिव कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होंगे उसमें एक लॉफुल यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव हो आपका लीगल ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी इलीगल ऑब्जेक्टिव ना हो। ठीक है, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर बाय वॉइड, गवर्नमेंट के थ्रू इसको वॉइड ना डिक्लेयर किया गया हो, वॉइड मतलब गैर कानूनी ना हो वो। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। फिर क्या है इसके बाद, सर्टिनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, की यहाँ पे हमें सर्टिनिटी होनी चाहिए और फिक्स होनी चाहिए कि जो भी हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को, उस प्रॉमिस को हम पूरा कर पाएंगे, इसीलिए ही हम उसको बना रहे हैं। फिर क्या, लीगल फॉर्मेलिटीज कि हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है या जो भी एग्रीमेंट बनाया है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं, और इसमें हमने सभी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल किया है, इसीलिए अब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एसेंशियल 9 थिंग्स की जरूरत थी, जो मैंने 9 के 9 पॉइंट्स आपको दोबारा बता दिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में
मेंशन करना ना भूलें। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें मैं बताऊंगी आपको वॉइड क्या होता है डिटेल में और वॉइडेबल क्या होता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, दोनों के डिफरेंसेस बता दूंगी और डिफरेंस के रूप में ही वॉइड और वॉइडेबल पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को इजी हो समझने के लिए। अलग अलग करके पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इसलिए एक साथ ही बताती हूँ आपको वॉइड और वॉइडेबल क्या होता है। चलो बिना देर करे शुरू करते हैं क्लास, वॉइड एंड वॉइड। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम जानेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सुनने में तो दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं, थोड़ा ही डिफरेंस है, बट समझना इसको बहुत अच्छी तरीके से। चाहे तो मैं इसे आपको 2 बार रिपीट करके समझाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट मैं इजीली आपको समझा सकती हूँ, आई नो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा था जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी कि वॉइड और वॉइडेबल सेम ही है तो दोनों डिफरेंस क्या है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है, जिस तरीके से इनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा कि आपको पता होगा, क्योंकि जैसे आपने देखा भी होगा जब आप लोग रोड पे जाते हैं तो कहीं फ्लाईओवर्स बने होते हैं, तो न्यू फ्लाईओवर जब बन रहे होते हैं तो वहां लिखा होता है वॉइड टू नो, या फिर प्लीज अवॉइड इट, दिस रोड इज वॉइडेबल, इस तरीके से लिखा जाता है कि ताकि आप उस पर ना जा सके। या कहीं कहीं लिखा होता है कि यहाँ जाना वर्जित है, इस तरीके से मेंशन किया होता है। वर्जित को ही हिंदी में वर्जित, इंग्लिश में वर्जित को वॉइड कहते हैं और हिंदी में वॉइड को वर्जित कहते हैं। वर्जित का साउंड ऐसा है, ऐसे लग रहा होगा कि मतलब इसके लिए परमिशन है, बट वर्जित या वॉइड वर्ड ऐसा है जिसका मतलब है कि इसके लिए परमिशन नहीं है, ठीक है। विच मीन्स वॉइड का एक मीनिंग शून्य भी होता है, जीरो भी होता है, ठीक है। ऐसे ही वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट डोंट वरी, हमें तो समझना ही है, हम समझ ही लेंगे क्योंकि वी आर जीनियस, नो वरी अबाउट इट, वी आर कॉमर्शियल, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, कि सम कॉन्ट्रैक्ट्स इन द बिगिनिंग एनफोर्स बाय लॉ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में शुरू में क्या होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं लॉ के थ्रू, यानी कि यहाँ पे वो लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर, बट वो फ्यूचर में क्या बन जाते हैं, दे बिकम अनएनफोर्सेबल बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में तो वो रहते हैं, क्या रहते हैं, एनफोर्सेबल रहते हैं लॉ के थ्रू, बट फ्यूचर में जाके वो अनएनफोर्सेबल हो जाते हैं किसी अनदर रीजन की वजह से, उनको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ क्या है इसका एग्जाम्पल, की समझ लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे x है और ये y है, ठीक है। ये 2 पर्सन है यहाँ पे x और y, तो x y से कहता है, ये x y से कहता है कि आप मेरा स्कूटर सेल करा दीजिए, ठीक है। 10,000 रुपये में इन्होंने कहा कि आप मेरा स्कूटर 10,000 में सेल करा दीजिए, तो y ने कहा ठीक है मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं है। तो इन्होंने इनसे ये कहा और इन्होंने कहा ठीक है अगर सेल कराओगे तो मैं आपको कुछ कंसंट्रेशन दूंगा, कुछ फी दूंगा, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट बन गया, बट जब इन्होंने ये डील डन की उसके कुछ टाइम बाद ही मिस्टर एक्स का जो स्कूटर है किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो जाता है, तो अब क्या करेंगे, क्या वो एग्रीमेंट रहेगा, एग्रीमेंट बना तो था, उन लोगों का फोकस भी था कि वो उसको सेल करेंगे, बट अगर वो स्कूटर ही नहीं रहेगा तो क्या वो सेल कर पाएंगे उसे, जब स्कूटर है ही नहीं तो सेल कहाँ से होगा। यानी कि एग्रीमेंट तो बिल्कुल एनफोर्सेबल बाय लॉ ही था, बट फ्यूचर कंडीशन कुछ ऐसी जनरेट हुई कि उस एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल होना पड़ा, अनएनफोर्सेबल होना पड़ा। तो ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग में तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, बस फ्यूचर में जाके अनएनफोर्सेबल हो जाते हैं किसी अनदर रीजन की वजह से, किसी अनदर पार्टी के अनएलिजिबल होने से, कि यानी कि यहाँ पे वो पार्टी ही कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वो सिचुएशन अब रही ही नहीं है, वैसे सिचुएशन रही ही नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं कल आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी, बट कल आप लोग में से कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, मतलब आप लोग कोई बीमार हो जाएगा, मैं बीमार हो जाती हूँ, तो क्या हम लोग रह पाएंगे पढ़ने और पढ़ाने की कंडीशन में, नहीं। तो ये क्या हुआ कि एग्रीमेंट तो हमारा एनफोर्सेबल बाय लॉ ही था, बट फ्यूचर कंडीशन ऐसी जनरेट हुई कि हम उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाए। तो ये ही कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिगनिंग में तो क्या रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, लॉफुल ही रहते हैं, बट फ्यूचर में जाके खुद से ही खत्म हो जाते हैं, उन्हीं को ही हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। होपफुली समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब बात करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, ऑल एग्रीमेंट, सभी एग्रीमेंट आर एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी पार्टीज, यानी कि यहाँ पे लॉ के थ्रू, यहाँ भी एनफोर्सेबल बाय लॉ लिखा था, बट इसमें क्या लिखा है, एनफोर्सेबल
एट द ऑप्शन ऑफ एनी पार्टी, यानी कि यहाँ पे लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं बच्चा, यहाँ पे पार्टी का इन्फॉर्मेशन है, विच मीन्स कि एक पार्टी, एक मिस्टर क्या ले लेते हैं, राजू, ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे मिस्टर राजू हैं जो मिस्टर काजू को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप उनका ये काम करो करो करो, ऐसे करके। जैसे कि यहाँ क्या कहा गया है, सुन लेंगे, अभी एग्जांपल आगे बताऊंगी, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि ऑल एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल कराए जाते हैं किसके थ्रू, एक दूसरी पार्टी के थ्रू, यानी कि यहाँ पे पार्टी का इन्फॉर्मेंट होता है, पार्टी का दबाव होता है, गवर्नमेंट का नहीं, अदर पार्टी के ऊपर, ठीक है। एंड अनदर पार्टी हैज नो ऑप्शन, और जो यानी कि एक पार्टी उस पर प्रेशर कर रही है और जिसके ऊपर वो प्रेशर कर रही है उसका क्या, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जैसे कि मिस्टर काजू ने कहा या तो तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो या तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मिस्टर राजू ने कहा मिस्टर काजू से, ठीक है। तो अब मिस्टर काजू को क्या, अपना काजू प्यारा नहीं है ना, अपनी जान प्यारी है ना, 10,000 रुपये प्यारे नहीं है ना, तो इसीलिए मिस्टर काजू ने कहा ठीक है आप 10,000 रुपये ले लो और मुझे छोड़ दो। तो यही होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती है, प्रेशराइज्ड करती है उनके एग्रीमेंट्स को, उनके कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो ऐसे इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको एक पार्टी दूसरी पार्टी पे क्या करती है, प्रेशर करके फुलफिल कराती है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो गए, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, मिस्टर राजू और मिस्टर काजू ने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा आपको कि मिस्टर राजू कहेंगे मिस्टर काजू से या तो मुझे 10,000 रुपये दे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो मिस्टर काजू ने क्या सोचा, मेरे लिए मेरे काजू यानी कि मेरी जान बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इन्हें दे देता हूँ वरना मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या ही करूंगा 10,000 रुपये का। तो फिर यही सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइडेबल होते हैं, जिनको एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रेशर करके करा लेती है अपने काम को फुलफिल। समझ आया बच्चों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, होपफुली बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं इसी का एक छोटा सा डिफरेंस और बताऊंगी, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो जान लेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका इंडियन कंपनी एक्ट 1872 बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके सो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और अगर लॉन्ग में भी पूछेंगे तो आपको इस पे 10 पॉइंट कम से कम लिख के आने होंगे ताकि आपका ये आंसर बहुत अच्छे से आपको स्कोर दिला सके। और ये वैसे तो बिजनेस लॉ हो गया या फिर जितने भी थ्योरिकल सब्जेक्ट्स हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है, और मेरी पूरी जर्नी में, मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जर्नी में और मेरी स्कूल लाइफ से भी मैं बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ कि थ्योरिकल सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें फुल मार्क्स दिला सकते हैं, जिसमें हमारे कहीं से कहीं तक एक भी मार्क्स डिडक्ट होने के कोई चांस नहीं होते, और ये थ्योरी सब्जेक्ट्स ही होते हैं जो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर कराने में हेल्प करते हैं। मेरे तो फुल ऑफ अपने करियर में यही रहा है कि थ्योरी सब्जेक्ट, अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वीक है और आपकी थ्योरी एकदम परफेक्ट है तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं मैं अपने इस स्टेटमेंट में 95% फुल्ली कह रही हूँ, पास ही रही हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि थ्योरी अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी तो प्रैक्टिकल में 19-20 है या फिर 50 का भी डिफरेंस है तो भी आप अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। कोई आपके रिजल्ट को खराब नहीं बता सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आएगा आपका अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग रहेगी तो, ठीक है। और अगर आप इसको एकदम लास्ट मोमेंट पे भी थ्योरी पढ़ोगे, जैसे कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पूरे ईयरली पढ़ते हो तब भी आप उसमें 100 में से 50 और 60 मार्क्स लेके आते हो, और ये थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप एक टाइम पहले उठाते हो, एग्जाम से कुछ दिनों पहले उठाते हो, फिर भी उसमें या तो उतने ही मार्क्स लाते हो जितने प्रैक्टिकल में लाते हो पूरा साल पढ़ने के बाद, या फिर उनसे भी अच्छा मार्क्स आप इसमें स्कोर कर लेते हो अगर आपने इस पर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए बच्चा, अग्रीमेंट वो होते हैं जिसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है और फीस भी होती है, वो हमारे एग्रीमेंट होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जिसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, फी भी लाएंगे तो एग्रीमेंट बनेगा, और उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एग्रीमेंट में कोई लॉ नहीं होता है इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं, बट जब एग्रीमेंट में लॉ जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है अगर उसमें लीगल वर्क होगा तो यही था हमारा छोटा सा आज का डिफरेंस जो बहुत नेसेसरी था आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो आज के लिए हमारी आज की क्लास खत्म होती है यहीं। ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे मेंशन कीजिए ताकि मैं आपको उसका डाउट क्लियर करा पाऊँ। टेक केयर।